एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा फिजियोलॉजी है जो चैप्टर और उसमें जितने सिलेबस है उसका ओवरऑल मैंने टॉपिक्स निकाला है और उन सब का हम फटाफट एक एक करके रिवीजन करेंगे। कुछ इसमें टेबल्स के फॉर्म में है, कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, जिसको बस समझना है, देखना है और याद करना है। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है और अगर हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने जाएंगे तो उतना वक्त नहीं है। तो ओवरऑल हमें सबका सारे टॉपिक्स का जो ओवरव्यू है वो देखना है। सबसे पहले हम विजुअल पाथवे से शुरू करेंगे, जिसको कि ऑप्टिक पाथवे भी बोलते हैं। ये हमारा ऐसा नर्वस पाथवे है जिसमें इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। कहाँ? हमारे विजुअल रेटिना सेंटर से हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। बाइनोक्यूलर विजन में क्या होता है, जो हमारे टेम्पोरल लोब होते हैं, आउटर हाफ ऑफ द विजुअल फील्ड होता है, वहाँ से जो लाइट रेज होते हैं वो पास करते हैं। कहाँ पड़ते हैं वो? हमारे कोरेस्पॉन्डिंग रेटिना के पार्ट पे, नेजल पार्ट पे, वहाँ आता है रेज। फिर ये रेज क्या होता है, हमारे नेजल पार्ट से कहाँ जाता है? हमारे रेटिना के टेम्पोरल पार्ट पे जाता है। तो इस तरह हमारा पाथवे, विजुअल पाथवे देखने को मिलता है। अब इसमें कनेक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? हमारे जो विजुअल रिसेप्टर्स हैं, ऑप्टिक नर्व को कौन कौन कनेक्ट करते हैं? इसमें दो पाथवे इन्वॉल्व होता है, एक होता है प्राइवेट पाथवे, दूसरा होता है डिफ्यूज्ड पाथवे। इसमें कोर्स कौन कौन से विजुअल पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं? तो इसके 6 कंपोनेंट होते हैं: ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कायस्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशन और विजुअल कॉर्टेक्स। उसके बाद आते हैं हम विजुअल पाथवे। हमारा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। आगे जाते हैं हम इसका फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्या होता है? हमारा विजुअल रिसेप्टर होता है रेटिना में, वहाँ उससे क्या होता है? हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, जहाँ बाइपोलर सेल्स होते हैं हमारे इनर न्यूक्लियर लेयर में। उसके बाद कहाँ जाता है? हमारा जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल में जाता है। किसके? गैंग्लियोनिक सेल लेयर के गैंग्लियोनिक सेल में। फिर जाता है ऑप्टिक नर्व में, फिर ऑप्टिक कायस्मा में, देन ऑप्टिक ट्रैक्ट और उसके बाद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के पास जहाँ लैटरल जेनिकुलेट बॉडी होता है, फिर ऑप्टिक रेडिएशन एंड देन फाइनल हमारा सेंटर कहाँ होता है? विजुअल कॉर्टेक्स पे। टेस्ट बर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। टेस्ट बर्ड होते क्या हैं? हमारे गस्टेटरी सेंसेशन के लिए या फिर सेंस ऑर्गन हमारा जो टेस्ट के लिए क्या होता है? टेस्ट बर्ड होता है। इसको ओवॉइड बॉडीज भी बोलते हैं, जो अप्रॉक्स 50 to 70 माइक्रोन डायमीटर का होता है। एडल्ट में अप्रॉक्स 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जबकि बच्चों में इससे ज़्यादा क्वांटिटी में टेस्ट बर्ड होते हैं। ओल्ड एज में क्या होता है कि बहुत सारे टेस्ट बर्ड डीजनरेट होने लगते हैं और जितने भी टेस्ट बर्ड बचते हैं उनकी सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम हमारा नर्वस सिस्टम का डिवीज़न क्या है। हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारे बॉडी के ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ये हमारे किसी भी बाकी अदर सिस्टम से क्विकर और एक्टिव होता है। जैसे हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है, तो ये इंडोक्राइन सिस्टम से भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो डिवीज़न है उसके अंदर हम क्या देखेंगे? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब ब्रेन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे जो वर्टिब्रल सेगमेंट्स होते हैं, थोरैसिक सेगमेंट, लंबार सेगमेंट, सैक्रल, कॉसाइजियल, सर्वाइकल, ये सारे सेगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर आते हैं हम फ्लोचार्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे नर्वस सिस्टम का। तो क्या होता है? नर्वस सिस्टम फर्दर क्लासिफाई होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्लासिफाई होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर क्लासिफाई होकर के किस में डिवाइड होता है? सिंपैथेटिक डिवीज़न में और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न में। यही हमारा नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद आते हैं हम साइनेप्स के डिफिनेशन पे। साइनेप्स को न्यूरोन्यूरॉनल जंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जंक्शन बनाता है 2 न्यूरॉन्स के बीच में। ये जंक्शन एनाटॉमिकली कंटिन्यूएशन नहीं क्रिएट करता है, बल्कि फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी हम 2 नर्व सेल के बीच में देखते हैं, इसीलिए इसको न्यूरोन्यूरॉनल जंक्शन भी बोलते हैं। साइनेप्स का क्लासिफिकेशन होता है 2 तरीके से: एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन और
फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब हम साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का सीक्वेंस देखेंगे। क्या होता है जब भी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा जो एक्सन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, कैल्शियम चैनल हमारा ओपन होगा। और कहाँ ओपन होगा, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में जब कैल्शियम चैनल ओपन होता है तो हमारा जो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होता है, कहाँ से, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, और कहाँ होता है, एक्सॉन टर्मिनल पे होता है। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो वेसिकल्स हैं वो ओपन होते हैं और उसके बाद वहाँ किस चीज़ का रिलीज़ होता है, एसिटाइल कोलाइन का। अब ये क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन का पैसेज जो है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू पैसेज क्रिएट करता है। फिर जब ये पैसेज क्रिएट करता है तो हमारे पास क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का, और हमारा सोडियम चैनल खुल जाता है। जब सोडियम चैनल खुलेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वहाँ से हमारे सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, और फिर इन्फ्लक्स होने के बाद क्या होगा, हमारा डेवलप होगा, क्या डेवलप होगा, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, ये इसका डेवलपमेंट होता है। और जैसे ही इसका डेवलपमेंट होता है हमारा सोडियम चैनल फिर से ओपन होता है, और कहाँ ओपन होता है, ये हमारे एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट पे ओपन होता है। और वहाँ पे ओपन होने के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ से सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होता है और एक्सन पोटेंशियल डेवलप होता है। जब ये एक्सन पोटेंशियल डेवलप होता है तो उस एक्सन पोटेंशियल का पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है। कहाँ होता है, हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन पर ये एक्सन पोटेंशियल स्प्रेड होता है। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंशियल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइनेप्स पे। तो साइनेप्स की प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग बेल-मजेंडी लॉ में। इसमें क्या होता है, इसका नाम ही है वन वे कंडक्शन, यानी कि हमारा जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये कह ही रहा है इसका, ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो इम्पल्स है सिर्फ एक डायरेक्शन में, साइनेप्स के सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रांसमिट होगा। तो किधर से किधर वो ट्रांसमिशन होता है, हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। उसके बाद आते हैं हमारा रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर को फर्दर क्लासिफाई जब करते हैं तो एक्स्ट्रोसेप्टर्स आता है, इंट्रोसेप्टर्स आता है। रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करें, हमारा जो स्टिमुलस अराइज होता है उसका रिस्पॉन्स देने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन में एक्स्ट्रोसेप्टर्स और इंट्रोसेप्टर्स क्या होते हैं, तो एक्स्ट्रोसेप्टर्स वैसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उन स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करते हैं जो स्टिमुलाई हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी से जनरेट हुआ हो या फिर अराइज हुआ हो। इंट्रोसेप्टर्स कौन होते हैं, इंट्रोसेप्टर वैसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उन स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर से स्टिमुलस जनरेट हुआ हो। अब एक्स्ट्रोसेप्टर्स हमारा कौन कौन सा आता है, बॉडी के बाहर से कौन कौन से स्टिमुलस हम लोगों को मिल सकते हैं, टच का मिल सकता है, प्रेशर का मिलता है, कोल्ड का, वार्म का, पेन का मिलता है, टेस्ट का मिल सकता है, स्मेल का मिल सकता है, विजन, हियरिंग, ये सारे क्या होते हैं हमारे रिसेप्टर्स कहाँ से आते हैं, एक्स्ट्रोसेप्टर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी जनरेट होते हैं। तो हमारा जो क्यूटेनियस है, टच के लिए कौन सा रिसेप्टर होता है, मिजनर कॉर्पसल्स होता है और मर्कल डिस्क होता है। प्रेशर के लिए पैरसीनियन कॉर्पसल्स होता है, कोल्ड के लिए क्रॉस एंड बल्ब होता है, वार्म के लिए रेफिनियन ऑर्गन होता है, पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग जिसको कि नोजी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ये सारे हमारे बॉडी के आउटसाइड अराइज होते हैं। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड होता है, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, विजन के लिए रॉड एंड कॉर्न होता है हमारे रेटिना में, और हियरिंग के लिए हेयर सेल्स होते हैं हमारे कहाँ, ऑर्गन ऑफ कॉटी में। तो इस तरह जो हमारे एक्स्ट्रोसेप्टर्स जो है, वैसे रिसेप्टर्स जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से स्टिमुलस जिनका जनरेशन हो रहा है, उनके लिए कौन कौन से रिसेप्टर कैसे फंक्शन करते हैं ये। अब आते हैं इंट्रोसेप्टर्स पे। इंट्रोसेप्टर्स जो भी हमारा स्टिमुलस है वो जनरेट कहाँ होगा, अराइज कहाँ से होगा, हमारे इनसाइड ऑफ द बॉडी से। तो ऐसा क्या क्या है जो हमारे बॉडी के इनसाइड जिसको ज़रूरत पड़ रहा है जनरेट होने का, कैसे स्टिमुलस होते हैं। तो हमारा जो हार्ट के अंदर जो भी एक्शन होता है, जैसे जो भी वहाँ पे हमें स्टिमुलस अराइज होता है हार्ट के अंदर, तो उसके लिए क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं।
ब्लड वेसल्स में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जीआईटी होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्रेन में क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर होता है, इसको विसरोसेप्टर्स भी बोलते हैं। फिर आता है प्रोप्रियोसेप्टर्स, इसके स्टिमुलस भी क्या है, विद इन द बॉडी होते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, हमारा मसल में जो स्टिमुलस जनरेट होगा उसके लिए मसल स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। टेंडन में जो स्टिमुलस जनरेट होगा उसके लिए गोल्गी टेंडन ऑर्गन होता है। लिगामेंट में जो स्टिमुलस जनरेट होगा उसमें पैसिनियन कॉर्पसल होगा। फैसिया और जॉइंट में जो स्टिमुलस जनरेट होता है उसके लिए फ्री नर्व एंडिंग होते हैं। और वेस्टिबुलर अपैरेटस से जो स्टिमुलस जनरेट होगा विद इन द बॉडी हमारा हेयर सेल रिसेप्टर होता है। तो ये हमारा इंट्रोसेप्टर्स। एक्स्ट्रोसेप्टर्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन थे, क्यूटेनियस, कीमो एंड टेलीरिसेप्टर। और इंट्रोसेप्टर्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन है, विसरो रिसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स पे। रिफ्लेक्स का क्लासिफिकेशन बहुत सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हुए किया गया, कुछ सिचुएशन के आधार पे किए गए, कुछ इनबॉर्न और एक्वायर्ड कंडीशन पे किए गए, कुछ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन था, कुछ फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। साइनेप्स के नंबर से भी क्लासिफिकेशन हुआ और विसरल सोमैटिक क्लासिफिकेशन भी हुआ और क्लिनिकल बेसिस के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन हुआ। एक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं सुपरफिशियल, डीप और तो सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स हम देखेंगे, इसका हम ओवरऑल चार्ट देखेंगे, इसमें क्या रिस्पॉन्स होता है, एफरेंट नर्व कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है और इसमें स्टिमुलस क्या देते हैं हम, और इसका सेंटर कहाँ होता है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स में इरिटेशन ऑफ कॉर्निया होता है, आई का ब्लिंकिंग होगा रिस्पॉन्स, फिफ्थ क्रेनियल नर्व एफरेंट नर्व होगा और सेंटर होगा पॉन, एफरेंट नर्व होगा सेवेंथ क्रेनियल नर्व। कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स क्या होता है, इसमें हम लोग कंजक्टाइवा का इरिटेशन करते हैं, इसमें भी ब्लिंकिंग ऑफ आई होता है। नेजल रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन करते हैं, इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स स्नीज होगा। फेरेंजियल रिफ्लेक्स में क्या होता है हमारा, फेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि ये नाम ही है सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स, तो इसमें हम कहाँ इरिटेशन कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे। अब आते हैं यूवुलर रिफ्लेक्स पे, इसमें इरिटेशन ऑफ यूवुला करते हैं, यूवुला का रेजिंग होता है और इसका सेंटर कहाँ होता है, न्यूक्लियस ऑफ 10th क्रेनियल नर्व। आगे बढ़ते हैं हम सुपरफिशियल क्यूटेनियस रिफ्लेक्स पे। तो यहाँ क्या होता है, स्किन पे हम देखेंगे स्टिमुलस देंगे तो क्या होगा, स्कैपुलर रिफ्लेक्स के लिए स्किन जो इंटर स्कैपुलर स्पेस का स्किन होता है वहाँ इरिटेशन करते हैं और हमारा स्कैपुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्कैपुलर का खिंचाव होता है। अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स कहाँ होता है, हमारा स्ट्रोकिंग करेंगे एब्डोमिनल वाल पे, जो हमारा कॉस्टल मार्जिन है उसके नीचे, तो क्या होगा, इप्सिलेटरल कॉन्ट्रैक्शन होगा एब्डोमिनल मसल का और अम्बलाइकस का मूवमेंट होगा टुवर्ड द जहाँ हम लोग स्ट्रोक किए हैं। लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स में देखते हैं एब्डोमिनल वाल का अम्बलाइकल और इलियक लेवल पे स्ट्रोकिंग करेंगे, इसमें भी एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा इप्सिलेटरल और मूवमेंट कहाँ होगा, जिधर हम इलियक और अम्बलाइकस की तरफ जिधर स्ट्रोक कर रहे हैं उधर ही। क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स में क्या होगा, स्ट्रोक करेंगे हमारा जो थाई का जो इनर और अपर एस्पेक्ट होता है वहाँ के स्किन को स्ट्रोकिंग करेंगे और क्या होगा, हमारा टेस्टिकल का एलिवेशन होगा। ग्लूटियल रिफ्लेक्स में क्या होता है, स्किन जो होता है ग्लूटियाई रीजन का उसकी स्ट्रोकिंग की जाती है और ग्लूटियाई का कॉन्ट्रैक्शन रिस्पॉन्स होता है। प्लांटर रिफ्लेक्स में सोल की स्ट्रोकिंग करते हैं और रिस्पॉन्स क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड एडक्शन ऑफ टोज। फिर आते हैं बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स में, इसमें क्या होता है, डॉर्सम ग्लैंड पेनिस का स्ट्रोकिंग करते हैं और रिस्पॉन्स क्या होता है, बल्बो कैवर्नस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एनल रिफ्लेक्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है एनल स्फिंक्टर का, कब, जब स्ट्रोकिंग करेंगे हम पेरी एनल रीजन का। फिर आते हैं डीप रिफ्लेक्स में, इसमें आता है जॉ जर्क। जॉ जर्क में क्या होगा, स्टिमुलस सेम वैसे ही है सारे रिफ्लेक्स, उसका रिफ्लेक्स क्या होगा, उसका स्टिमुलस क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और उसका सेंटर क्या होगा। तो जॉ जर्क में क्या होता है, हम लोग मिडिल ऑफ द चिन टैप करते हैं, थोड़ा सा माउथ खुला रहता है, रिस्पॉन्स में क्या होगा, क्लोजर ऑफ माउथ हो जाएगा। बाइसेप टेंडन में परकसन करेंगे बाइसेप टेंडन का और फोरआर्म फ्लेक्स होगा। ट्राइसेप टेंडन में परकसन करेंगे ट्राइसेप टेंडन का और हमारा फोरआर्म एक्सटेंड करेगा। सुपाइनेटर जर्क होता है या फिर रेडियल पेरियोस्टल रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, टेंडन जो होता है हमारा
रेडियस के डिस्टल एंड पे उस पे परकसन करते हैं, और सुपाइनेशन एंड फ्लेक्शन हम देखते हैं फोर आर्म का। रिस्ट एंड जो होता है जिसको कि फिंगर फ्लेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, वहाँ पे हम रिस्ट टेंडन का परकसन करते हैं और हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग फिंगर का फ्लेक्शन होता है। नी जर्क या फिर पटेलर टेंडन रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है स्टिमुलस होता है पटेलर लिगामेंट पे परकसन करने का, और रिस्पॉन्स क्या होगा एक्सटेंशन ऑफ लेग होगा। फिर आते हैं एंकल जर्क या फिर एक्लिस टेंडन। इसमें क्या करते हैं एक्लिस टेंडन का परकसन करते हैं और क्या देखते हैं रिस्पॉन्स हम लोग प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ फुट। अब आते हैं हमारा जो रिफ्लेक्स होता है वो किस तरह से अफेक्ट होता है जब हमारे न्यूरॉन में लेजन हो। अपर मोटर न्यूरॉन में अगर लेजन होता है तो जितना भी सुपरफिशियल रिफ्लेक्स है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और डीप रिफ्लेक्स जो है वो एक्स्ट्रा एग्रीगेट हो जाता है। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है तो ये कैसे पहचान में आता है कि बेबिंस्की साइन जो है वो पॉजिटिव मिलता है हम लोगों को। लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन अगर हो जाता है तो सुपरफिशियल और डीप रिफ्लेक्स दोनों ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर आते हैं हम अपने सेंसेशन पे। तो सेंसेशन का क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो सोमैटिक सेंसेशन होता है और स्पेशल सेंसेशन होता है। स्पेशल सेंसेस तो हम जानते हैं विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। सोमैटिक में कौन कौन सा होता है इपिक्रिटिक, प्रोटोपैथिक और डीप सेंसेशन। इपिक्रिटिक में टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, टेम्परेचर सेंसेशन फाइनल रेंज के साथ 25 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर। प्रोटोपैथिक सेंसेशन इसमें क्या देखते हैं प्रेशर सेंसेशन, पेन सेंसेशन, टेम्परेचर सेंसेशन। और टेम्परेचर का जो सेंसेशन देखते हैं वो वाइडर रेंज के साथ देखते हैं कितना बिलो 25 डिग्री सेल्सियस और अबव 40 डिग्री सेल्सियस। डीप सेंसेशन में क्या देखते हैं हम लोग वाइब्रेटरी सेंसेशन, विसरल सेंसेशन और काइनेस्थेटिक सेंसेशन। अब काइनेस्थेटिक सेंसेशन का भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होता है, एक कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन, दूसरा सब कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। अब आते हैं सेंसरी पाथवे पे। तो जितने भी हमने सेंसेस देखे और स्पेशल सेंसेस देखे या फिर सोमैटिक सेंसेशन देखे, सोमैटिक देखे या स्पेशल देखे, एपिक्रिटिक देखे या प्रोटोपैथिक देखे या डीप सेंसेशन देखे, सबका एक हमारे पास सेंसरी पाथवे है। तो हमारा सेंसेशन कहाँ कौन सा है, उसका रिसेप्टर कौन है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है और उसका सेंटर क्या होता है, ये इस चार्ट में एक्सप्लेन है। ओवरऑल हम इसका सिर्फ सेंसेशन और इसके रिसेप्टर देखेंगे। तो फाइन टच, टैक्टाइल लोकलाइजेशन, टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेटरी सेंसेशन और स्टेरियोजेनेसिस के लिए कौन होता है रिसेप्टर, मेजनर कॉर्पसल या फिर मर्कल डिस्क। प्रेशर क्रूड टच के लिए पैसिनियन कॉर्पसल, टेम्परेचर के लिए वार्म के लिए रफिनियन बल्ब, कोल्ड के लिए क्रॉस एंड बल्ब। कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन के लिए प्रोप्रियोसेप्टर्स, मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन, apparatus। सबकॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन के लिए प्रोप्रियोसेप्टर्स में कौन होता है, मसल स्पिंडल, गोल्गी टेंडन, apparatus। पेन के लिए क्या होता है, फ्री नर्व एंडिंग। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्राइजेमिनल पाथवे, जिसमें कौन कौन सा होता है। ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस कैरीज करता है इम्पल्स को, किन के इम्पल्स को, टच को, प्रेशर के इम्पल्स को, पेन के इम्पल्स को, टेम्परेचर के सेंसेशन को, और कहाँ ले जाता है इम्पल्स को उठा करके हमारे सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के पास ले जाता है। अब जो ट्राइजेमिनो सेरेब्रेलर जो ट्रैक्ट होता है वो क्या करता है, हमारे जितने भी प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्स हैं उनको कैरी करता है और उठा करके कहाँ ले जाता है, स्पाइनो सेरेबेलम में। फिर आते हैं पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे। ये होता क्या है, हमारा जो पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे है इसको हम मोटर पाथवे भी कहते हैं। मोटर पाथवे का क्लासिफिकेशन ये होता है, दो क्लासिफिकेशन होते हैं इसके, पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट या फिर पाथवे। तो ये क्लासिफिकेशन होता कैसे है, ये हमारा जो मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर जो फाइबर्स होता है तो उस फाइबर के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन होता है। पिरामिडल ट्रैक्ट में क्या होता है, पिरामिडल ट्रैक्ट वैसे फाइबर्स होते हैं जो हमारे मेडुला के अपर पार्ट में पिरामिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये पिरामिडल ट्रैक्ट क्या करते हैं, हमारे जो वॉलेंट्री मूवमेंट है उनको कंट्रोल करते हैं। जो हमारा कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और एंटीरियर ट्रैक्ट होता है यही हमारा पिरामिडल ट्रैक्ट, पिरामिडल पाथवे होता है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में हमारा पोस्चर, इक्विलिब्रियम
और मसल टोन रेगुलेट होता है। इसमें बहुत सारे पाथवे इंक्लूडेड होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा पिरामिडल पाथवे के अंदर कौन कौन से आएंगे, मेडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, एंटेरियर एंड लेटरल वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट, ये सब इसी में इन्वॉल्व होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा पिरामिडल का हमारा जो मसल टोन है, हमारा पोस्चर है, इक्विलिब्रियम है, उसको कंट्रोल करना। फिर आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। ये क्या होता है, अपर मोटर न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे हायर सेंटर में मौजूद होते हैं। ब्रेन का जो हमारा हायर सेंटर होता है वहाँ पे हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं। ये हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन को भी कंट्रोल करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला होता है ऐसा मोटर न्यूरॉन जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हो। अब ये क्या करता है, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अपर मोटर न्यूरॉन होता है उसको तो अपर मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और ये फॉर्मेशन किसका करता है, हमारे पिरामिडल ट्रैक्ट का, जिसमें कौन कौन से ट्रैक्ट होते हैं, कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको बल्बार ट्रैक्ट। फिर दूसरा टाइप्स इसका क्या है, जो बेसल गैंग्लिया और ब्रेन स्टेम के न्यूक्लियाई में जो न्यूरॉन होते हैं वो कौन से न्यूरॉन होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन। और सेरेबेलम में जो न्यूरॉन होते हैं वो भी कौन से होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं। मोटर न्यूरॉन जो है, जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है, वो क्या करता है, वो ओरिजिनेट करता है पिरामिडल ट्रैक्ट को। और ये पिरामिडल ट्रैक्ट जो है वो क्या करता है, वो किसी न किसी रूप से बिलोंग करता है जो हमारे बाकी के बचे हुए मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम से बिलोंग करते हैं उनको। तो अब आते हैं हम लोअर मोटर न्यूरॉन पे कि लोअर मोटर न्यूरॉन होता क्या है। ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड और जो मोटर न्यूरॉन होता है हमारा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई का, उसके एंटेरियर ग्रे हॉर्न को हम लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा जो लोअर मोटर न्यूरॉन है ये कंस्टिट्यूट करता है हमारा एक कॉमन पाथवे। किसके लिए, मोटर सिस्टम के लिए कॉमन पाथवे कौन जनरेट करता है, कौन कंस्टिट्यूट करता है, लोअर मोटर न्यूरॉन। ये हमारे ब्रेन स्टेम में सिचुएटेड होता है। ब्रेन स्टेम के कौन से हिस्से में, जो हमारा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई है, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन ऑफ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ये वहाँ पे सिचुएटेड होता है। ये क्या करता है, ये हमारे लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे मसल्स को डायरेक्टली जा कर के इनर्वेट करता है और क्या क्या कंट्रोल करता है, ये हमारे मोटर सिस्टम को कंस्टिट्यूट करता है, कंट्रोल करता है। तो लोअर मोटर न्यूरॉन जो है वो हमारे किसके गाइडेंस में काम करता है, किसके इन्फ्लुएंसेस में काम करता है, अपर मोटर न्यूरॉन के अंदर। और अपर मोटर न्यूरॉन किसको कंसिस्ट करता है, हमारे जो पिरामिडल पाथवे है उसको। तो इस हिसाब से वो क्या करेगा, वॉलंटरी मूवमेंट पे कंट्रोल करेगा। और साथ साथ ये बिलोंग करता है किससे, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम से भी। तो इसका रोल कहाँ हम देखेंगे, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के अंदर भी देखेंगे। फिर आते हैं हमारा इफेक्ट, ऐसा वो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लेजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन है। तो मसल टोन पे, पैरालिसिस पे, वेस्टेज ऑफ मसल पे, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, डीप रिफ्लेक्स, क्लोनस, इन सब पे क्या क्या असर पड़ेगा, मतलब क्या प्रेजेंट होगा, क्या एब्सेंट होगा। तो यही ये टेबल बता रहा है। अगर मेरा मसल टोन है तो अपर यूएमएनएल में क्या होगा, हाइपरटोनिया होगा, एलएमएनएल में क्या होगा, हाइपोटोनिया होगा। पैरालिसिस स्पैस्टिक होगा अपर मोटर न्यूरॉन में, लोअर में फ्लैसिड होगा। वेस्टेज ऑफ मसल दोनों में होगा, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स दोनों का ख़त्म हो जाएगा। प्लांटर रिफ्लेक्स इसमें एक्सा एग्रीगेट करेगा, बेबिंस्की साइन देखने को मिलेगा। और लोअर मोटर में एब्सेंट रहेगा। डीप रिफ्लेक्स इसमें क्या होगा, एक्सा एग्रीगेट करेगा और लोअर मोटर में एब्सेंट रहेगा, लॉस्ट, खत्म हो जाएगा। क्लोनस अपर मोटर में प्रेजेंट होगा, लोअर मोटर में एब्सेंट होगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल रहेगा अपर मोटर न्यूरॉन लेजन हुआ तो, और लोअर लेजन हुआ तो एब्सेंट हो जाएगा। मसल अफेक्टेड, अब कौन से मसल अफेक्टेड, अपर मोटर न्यूरॉन में जो है जो बहुत सारे मसल अफेक्ट होते हैं, जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन लेजन हुआ तो कोई खास एक इंडिविजुअल मसल अफेक्ट होता है। फेसिकुलर ट्विच जो होता है, जो ईएमजी में होता है, वो अपर में एब्सेंट होगा, लोअर में प्रेजेंट होगा। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ पैरालिसिस।
तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो कोई एक लिम्ब पैरालिसिस होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आइसोलेटेड डैमेज हुआ है। अब डायप्लेजिया कब होगा? जब हमारा अपर लिम्ब या दोनों, डाई का मतलब होता है बोथ, तो दोनों अपर या दोनों लोअर अगर पैरालिसिस दिखाएगा तो इसका कॉज हो जाएगा कि हमारे ब्रेन में आइसोलेटेड डैमेज हुआ है। तो हेमीप्लेजिया यानी हाफ ऑफ द अपर लिम्ब या हाफ ऑफ द लोअर लिम्ब हो जाएगा, या हाफ ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी होगा। ये क्या होता है, ये कब होता है? जब हमारा जो लेजन होता है अगर मोटर कॉर्टेक्स में हो जाए या कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट में हो जाए, जो हमारे पोस्टीरियर लिम्ब में होता है, तो हम हेमीप्लेजिया देखते हैं। पैराप्लेजिया क्या होता है? हमारा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। इसमें ये कब होता है? जब हम स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पार्ट अगर इंजर्ड हो जाए तो पैराप्लेजिया होता है। क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया, क्वाड और टेट्रा दोनों का मीनिंग होता है फोर्स सेम होता है। तो अगर चारों लिम्ब, लोअर दोनों एक्सट्रीमिटी, अपर दोनों एक्सट्रीमिटी में पैरालिसिस हो जाए तो क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया कहलाएगा। इसका कारण क्या होता है? हमारा जो अपर पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जो शोल्डर लेवल के अबव होता है, अगर उसमें किसी तरह का इंजरी हो तो क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं एनाल्जेसिक पाथवे, जिसको कि पेन पाथवे भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? पेन का ट्रांसमिशन होता है और इसको डिसेंडिंग पेन पाथवे भी कहते हैं। जो असेंडिंग पेन पाथवे होता है उसमें अफरेंट फाइबर्स होते हैं जो कि पेन के सेंसेशन को ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ? हमारे ब्रेन तक। अब आते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट और असेंडिंग ट्रैक्ट। तो ये ओवरऑल याद करने का ट्रैक्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। डिसेंडिंग में ये लिस्ट आता है, असेंडिंग में ये आता है, तो ओवरऑल ऐसे याद करना है। लिस्ट ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट हमारा वाइट कॉलम होता है। अगर एंटीरियर वाइट कॉलम में देखें तो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, लेटरल वाइट कॉलम में देखें तो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, वेंट्रल स्पाइनोसेरेब्रलर ट्रैक्ट, डॉर्सल स्पाइनोसेरेब्रलर ट्रैक्ट, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, फेसिकुलस डॉर्सोलेटरालिस, स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट, स्पाइनो ओलिवेरी ट्रैक्ट, स्पाइनो वेस्टिबुलर ट्रैक्ट। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में देखें तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिटस, कॉमन ट्रैक्ट ऑफ सुल्ज। अब हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट की बात करें तो पिरामिडल आता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल आता है। पिरामिडल का फंक्शन क्या है? मूवमेंट, हमारा वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करना और इसका मसल टोन, पोस्चर और इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करना। पिरामिडल में एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल आता है, लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल में मेडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, एंटीरियर वेस्टिबुलर ट्रैक्ट, लेटरल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, रोब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट और ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद आते हैं हम बॉन्डो क्लासिफिकेशन ऑफ थैलेमिक न्यूक्लियाई। तो थैलेमस जो हमारा होता है उसके थैलेमिक न्यूक्लियाई किस ग्रुप में होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं? उसके 5 ग्रुप्स होते हैं। पांचों ग्रुप में कौन कौन से न्यूक्लियाई और क्या क्या उनका फंक्शन होता है? तो स्पेसिफिक सेंसरी रिले न्यूक्लियाई जो होता है उसमें वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस, मेडिकल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होता है। फंक्शन उसका होता है सेंसरी सिग्नल को प्रोजेक्ट करना हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक एरिया में। फिर आता है स्पेसिफिक न्यूक्लियस, जिसमें होता है वेंट्रल एंटीरियर न्यूक्लियस और वेंट्रल लैटरल न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है? रिसीव करता है सिग्नल को। कैसे सिग्नल को? मोटर सिग्नल को रिसीव करता है और कंट्रोल करता है मोटर एक्टिविटीज़ को। हमारे सेरेब्रम से ये सारा फंक्शन होता है और कॉर्पस एस्ट्रिएटम से होता है। फिर ये क्या करता है? उन सिग्नल्स को हमारे मोटर एरियाज में ट्रांसमिट करता है। अब कहाँ के मोटर एरियाज में? सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरियाज में, ताकि हमारा जो मोटर कंट्रोल सिस्टम का, मोटर कंट्रोल मैकेनिज्म का जो पूरा फीडबैक सिस्टम है वो कंप्लीट हो सके। फिर आते हैं हम थर्ड पे, एसोसिएशन और लेस स्पेसिफिक न्यूक्लियाई। इसमें डॉर्सोलेटरल न्यूक्लियस, पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस और पेल्विनार होता है। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? ये इन्फॉर्मेशन को करता है सेंड, कहाँ? हमारे जितने भी एसोसिएटेड एरिया है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के वहाँ पे। फिर आता है नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियाई। इसमें होता है मिडलाइन न्यूक्लियाई, इंट्रालैमिनार न्यूक्लियाई, रेटिकुलर न्यूक्लियाई। इसका काम क्या है? सिग्नल को प्रोजेक्ट करना हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डिफ्यूज्ड एरिया में। फिर आता है लिम्बिक सिस्टम न्यूक्लियाई। इसमें कौन कौन होता है? हमारा एंटीरियर न्यूक्लियस होता है और डॉर्सोलेटरल न्यूक्लियस होता है। इसमें लिम्बिक कॉर्टेक्स में ये इस सिग्नल को प्रोजेक्ट करता है। फिर आता है हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस पे। तो ये 3 ग्रुप में होता है, एंटीरियर और प्रीऑप्टिक ग्रुप, मिडल और ट्यूबरल ग्रुप और पोस्टीरियर और मैमुलरी ग्रुप। पोस्टीरियर और मैमुलरी ग्रुप में होता है पोस्टीरियर न्यूक्लियस, मैमुलरी बॉडी। मिडल या फिर ट्यूबरल ग्रुप में देखें तो डॉर्सोमिडल न्यूक्लियस, वेंट्रोमिडल न्यूक्लियस, लैटरल न्यूक्लियस और आर्क्यूएट न्यूक्लियस। एंटीरियर या प्रीऑप्टिक ग्रुप में देखें तो प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, एंटीरियर न्यूक्लियस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और सुप्राकायस्मेटिक
न्यूक्लियस। अब आते हैं हमारा सेरेबेलम का फंक्शन क्या होता है। तो ये क्या करता है, हमारा रेगुलेशन करता है टोन का, पोस्चर का एंड इक्विलिब्रियम का। दूसरा फंक्शन क्या करता है, रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट को। ये दोनों फंक्शन करता है कैसे, तो पहला फंक्शन जो है वो कैसे करता है, रिसीव करता है इम्पल्स को वेस्टिबुलर अपैरेटस से, और उसका डिवीजन कौन सा इन्वॉल्व होता है, वेस्टिबुलर सेरेबेलम। दूसरा फंक्शन क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्स को कहाँ से, प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जो मसल्स में मोटर इम्पल्स जो कलेक्ट करते हैं वहाँ से, और टेंडन से, जॉइंट से, टैक्टाइल रिसेप्टर से, विजुअल रिसेप्टर से और ऑडिटरी रिसेप्टर से। इसका डिवीजन क्या होता है, स्पाइनस सेरेबेलम। फिर जो हमारा कोऑर्डिनेट करता है, मूवमेंट रेगुलेट करता है, ये कहाँ से, डैम्पिंग एक्शन होता है इसका फंक्शन, बैलिस्टिक मूवमेंट कंट्रोल करता है, प्रोग्रामिंग और टाइमिंग कंट्रोल करता है मूवमेंट का, हमारा कब होगा, कैसा होगा, और सर्वो मैकेनिज्म शो करता है, कंप्यूटर फंक्शन शो करता है। इसका डिवीजन क्या होता है, कॉर्टिको सेरेबेलम, जिसको कि नियो सेरेबेलम भी बोलते हैं। अब आते हैं पार्किंसन डिजीज होता है क्या है, कॉज क्या है। डोपामाइन की कमी से पार्किंसन डिजीज होता है। इसमें क्या होता है, हमारा बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाता है। मोस्टली जो हमारा जो सब्सटेंसिया निग्रा होता है या फिर निग्रोस्ट्रिएटल पाथवे होता है, उसमें ही हमारा जो डोपामार्जिनिक फाइबर्स होते हैं वही होते हैं। अब जब ये दोनों डिस्ट्रक्ट होंगे तो हमारे डोपामिनर्जिक फाइबर्स जो है वो भी अफेक्ट होंगे, वो भी डिस्ट्रक्ट होंगे, और इस तरह से जब डिस्ट्रक्शन होगा डोपामिनर्जिक फाइबर्स का तो पार्किंसन डिजीज हो सकता है। बेसल गैंग्लिया हमारा इंजर्ड हो तो भी, डैमेज हो तो भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है। और क्या क्या इसके कारण है, ब्रेन में वायरल इन्फेक्शन हो जाए, जैसे इंसेफेलाइटिस हो जाए, हमारा सेरेब्रल आर्टियोस्क्लेरोसिस हो जाए, सेरेब्रल के आर्टिया में हार्डनिंग हो जाए, उसके वॉल में डिपोजिशन हो जाए, किसी चीज़ का स्क्लेरोसिस हो जाए तो पार्किंसन डिजीज हो सकता है। बेसल गैंग्लिया डिस्ट्रक्ट हो, इंजर्ड हो तो हो सकता है। डोपामाइन का डिस्ट्रक्शन हो तो पार्किंसन डिजीज हो सकता है। या किसी भी तरह का एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग है जैसे रिजरपाइन है, इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं तो भी हमें पार्किंसन डिजीज हो सकता है। पार्किंसन डिजीज बहुत सारे अननोन कॉज की वजह से हो सकता है, ड्रग की वजह से होता है तो इसको ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म बोलते हैं। अननोन कॉज की वजह से होता है तो आइडियोपैथिक पार्किंसनिज्म बोलते हैं। आइडियोपैथिक वर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टाइप्स ऑफ डिजीज में हमने पढ़ा, ये वैसे डिजीज होते हैं जिसका कॉज अच्छे नहीं पता चला हो, तो अननोन कॉज की वजह से भी पार्किंसन डिजीज हो सकते हैं जिसको आइडियोपैथिक पार्किंसनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन अगर देखें तो आर्की कॉर्टिकल स्ट्रक्चर में हिपोकैम्पस और डेंटेड जाइरस होता है। पैलियो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें पिरिफॉर्म, ऑल्फैक्टरी लोब और ऑल्फैक्टरी ट्यूबरकल होता है। जस्टैलो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सिंगुलेट जाइरस ऑफ लिम्बिक कॉर्टेक्स होता है, ऑर्बिटो इंसुलो टेम्पोरल कॉर्टेक्स होता है। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर देखें तो एमाइग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स और सेप्टल न्यूक्लियाई, थैलेमिक न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, कॉर्डेट न्यूक्लियस, रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मिड ब्रेन होता है। उसके बाद आते हैं हम फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम में। तो फंक्शन हमारा ओवरऑल लिम्बिक सिस्टम का होता क्या है, ऑल्फैक्शन, रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, रेगुलेशन ऑफ ऑटोनोमिक फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ फूड इनटेक, कंट्रोल ऑफ सर्काडियन रिदम, रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल फंक्शन, रोल ऑन इमोशनल स्टेट। अब आते हैं हम अपना स्लीप का जो दो साइकिल होता है, एनआरईएम मूवमेंट होता है और एनआरईएम मूवमेंट होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, किस में प्रेजेंट होंगे, किस में एब्सेंट। ओवरऑल अगर एनआरईएम की बात करें तो जिसमें होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट, यानी कि हम चैन से सोए हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। आरईएम क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट उसमें होता है, उसी में सारा कुछ हम लोगों को देखने को मिलता है, फ्लक्चुएशन हो या कुछ भी। तो ड्रीम रैपिड आई मूवमेंट में प्रेजेंट होगा और एनआरईएम में एब्सेंट होगा। रैपिड आई मूवमेंट जो खुद ही कह रहा है कि आई का मूवमेंट हो रहा है वो तो आरईएम में प्रेजेंट होगा, एनआरईएम में एब्सेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट है। मसल की ट्विचिंग आरईएम में प्रेजेंट होती है, एनआरईएम में एब्सेंट होती है। हार्ट रेट फ्लक्चुएट होता है आरईएम में, एनआरईएम में स्टेबल होता है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता है आरईएम में, एनआरईएम में स्टेबल होता है। रेस्पिरेशन स्टेबल होगा एनआरईएम में,
फ्लक्चुएट कहाँ करेगा, REM में। बॉडी टेम्परेचर वो भी फ्लक्चुएट कहाँ करेगा, REM में। NREM में क्या होगा, स्टेबल होगा। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से इन्वॉल्व होता है, REM में नोरएड्रेनालिन होता है और NREM में सेरोटोनिन इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं हम CSF पे। CSF होता है क्या है, ये कलरलेस क्लियर फ्लूइड होता है जिसको ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल में सर्कुलेट करता है, कहाँ कहाँ, सुप्रा एराक्नोइड स्पेस में और सेंट्रल कनाल हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है वहाँ पे। ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एक पार्ट है। इसका प्रॉपर्टीज़ में कंटेंट क्या क्या हम देखते हैं। वॉल्यूम इसका 150 ml होता है, रेंज 100 से 200 ml होता है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, पर मिनट ये 0.3 ml का फॉर्मेशन होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 होती है। इसका रिएक्शन होता है अल्कलाइन। CSF में लिम्फोसाइट्स होते हैं, लेकिन ये लिम्फोसाइट्स हमारे वेंट्रिकल से जब CSF सीक्रेट होता है तब प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, ये लिम्फोसाइट्स ऐड होते हैं जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड में इस CSF का फ्लो होता है। हमारा फॉर्मेशन कहाँ होता है CSF का, कोरॉइड प्लेक्सस होता है वो। ये कोरॉइड प्लेक्सस कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे वेंट्रिकल में। ये कोरॉइड प्लेक्सस जो है वो कैपिलरी प्रोजेक्शन होता है जो हमारे वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है और यहीं पे हमारा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसका फॉर्मेशन होता है। ये वेंट्रिकल हमारा कवर्ड होता है किससे, पाया मैटर से और एपिडाइमल कवरिंग से। जो हमारा बहुत लार्ज अमाउंट है CSF का, वो हिस्सा कहाँ बनता है, हमारे लेटरल वेंट्रिकल में। तो हम अब ये CSF का सर्कुलेशन देखेंगे। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म कहाँ हो रहा है, हमारे लेटरल वेंट्रिकल में। उसके बाद वो कहाँ जा रहा है, फोरामेन ऑफ मोंड्रो में, फिर जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, फिर जाता है एक्वेडक्टस सिल्वियस में, फिर जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर जाता है फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड फोरामेन ऑफ लुस्का में, फिर जाता है सिस्टर्ना मैग्ना एंड सिस्टर्ना लेटरालिस। वहाँ से फिर वो दो जगह जाता है, एक जाता है सेंट्रल कनाल में, दूसरा जाता है सुप्रा एराक्नोइड स्पेस में। और फिर वहाँ से कहाँ जाता है, दो जगह जाता है, एक जगह जाता है ओवर स्पाइनल कॉर्ड, दूसरी जगह कहाँ जाता है, ओवर सेरेब्रल हेमिस्फीयर। और इस तरह हमारा CSF का सर्कुलेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब एक कहानी क्या है कि कई 50 साल पहले ये ऑब्जर्व किया गया कि एक डाई, ट्रिपेन ब्लू जिसको बोलते हैं, ये एसिडिक डाई होता है, ये एक लिविंग एनिमल में इंजेक्ट किया गया। क्या हुआ कि उस लिविंग एनिमल की जितनी भी टिश्यू थी वो सारी कलर हो गई हमारे ट्रिपेन ब्लू से, लेकिन कुछ हिस्सा बच गया। कौन सा हिस्सा बचा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बच गया। तो फिर एक हाइपोथेटिकल बैरियर के बारे में सोचा गया कि अच्छा यहाँ पे तो कोई बैरियर है, तभी ये हिस्सा हमारे जो डाई इंजेक्ट किए थे उससे कलर नहीं हुआ, स्टेन नहीं पड़ा। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद लोगों ने सोचा कि कुछ तो है जो प्रिवेंट कर रहा है हमारे ट्रिपेन ब्लू के डिफ्यूज़न को हमारे ब्रेन टिश्यू में और कैपिलरीज में। तो उस बैरियर को क्या नाम दिया गया, ब्लड ब्रेन बैरियर। यही ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है कि हमारे जो ब्रेन का जितना भी पार्ट्स है वहाँ जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होते हैं उन सब में यही ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो कि एक न्यूरो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्या होता है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जैसे पैथोजेंस हो गए या जैसे ट्रिपेन ब्लू हमने देखा, तो इन सब के लिए एक बैरियर का फॉर्मेशन करता है ताकि हमारे ब्रेन टिश्यू में ब्लड के सहारे ये सारी चीज़ें अंदर ना जा सके। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो हम देखते हैं ये हमारा हाइपोथैलेमस के कुछ हिस्से में भी देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसकी भी कहानी अजीब है। इसके 3 फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन, दूसरा होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिर होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो ओवरऑल जब हमारा नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है यूरिन, तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारा कितना होता है 1300 ml 1 to 1.5 लीटर डेली होता है नॉर्मल यूरिनरी जो आउटपुट होता है हमारा। तो यूरिन हमारे जो ब्लड होता है उसको क्लींस करता है, तब जा कर के यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली क्या होता है 1300 ml ब्लड होता है जिसमें कि 26% हिस्सा हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, वो किडनी में जाता है। किडनी वहाँ क्या करता है कि उसको फिल्टर करता है और जो हमारा अनवांटेड सब्सटेंस है वो पानी के साथ साथ ब्लड से निकाल लेता है। निकाल करके जो हमारा आउटपुट देता है वो हमारा यूरिन होता है। अब ये होता कैसे है, जब ब्लड हमारा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के पास जाता है तो वहाँ बोमेंस कैप्सूल में जो हमारा प्लाज्मा है वो फिल्टर्ड हो जाता है
और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। उसके बाद क्या होता है, वो फिल्ट्रेट जो है, जो बोमेन कैप्सूल में हमारा जो प्लाज्मा फिल्टर्ड हुआ था वही फिल्ट्रेट उठता है और कहा जाता है हमारे ट्यूबुलर पोर्शन में, हमारे नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन में जाता है। वहाँ क्या होता है, जब वो पास करता है हमारा जो बोमेन कैप्सूल से ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन तक जो फिल्ट्रेट का जो पासिंग आउट होता है, तो उस पासिंग आउट के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं। किसमें, उस फिल्ट्रेट में क्वालिटी भी चेंज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होता है। तो ट्यूब्यूल्स के सहारे जब हमारा ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पोर्शन में जाता है, हमारा बोमेन कैप्सूल से निकला और ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन में गया ट्यूब्यूल्स के सहारे, तो क्वांटिटी चेंज हुआ। और वहाँ एक और प्रोसेस होता है, जैसे कि जितने भी जो ज़रूरी के चीज़ें हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ उस ट्यूब्यूल के सहारे उसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया और इसी प्रोसेस को हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ अनवांटेड सब्सटेंस जो बच गए रीअब्जॉर्प्शन के बाद, वो ट्यूब्यूल उन्हीं ट्यूब्यूल्स के सहारे, कौन से ट्यूब्यूल, पेरीट्यूब्यूलर ब्लड वेसल्स के सहारे सिक्रीट हो जाते हैं। और सिक्रीट होने के बाद क्या करते हैं, यही हमारा सिक्रेशन जो होता है, ये हमारा यूरिन होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, ट्यूबुलर सिक्रेशन या फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस। तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन में कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए, 3 प्रोसेसेस। ये हमारा यूरिन फॉर्मेशन का इवेंट है, इवेंट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो कौन कर रहा है, ग्लोमेरुलस कर रहा है वो फंक्शन, और रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन कौन कर रहा है, हमारा ट्यूब्यूल्स पोर्शन, किसका, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल पोर्शन। फिर ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम, इसके स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। हमारा स्पर्म जो है उसका पैसेज क्या होता है, उसका पाथवे क्या होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये होता है, उसके बाद ये जाता है रेटिटेस्टिस में, फिर जाता है वास एफरेंस में, फिर आता है हेड ऑफ एपिडिडाइमस में, फिर आता है ये डक्ट ऑफ एपिडिडाइमस में, फिर आता है वास डिफरेंस में, देन वो आता है एम्पुला में, और फिर आता है एजैकुलेटरी डक्ट में, और उसके बाद वो यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। अब देखते हैं हमारा टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है। टेस्टिस का 2 फंक्शन होता है, एक होता है गैमेटोजेनिक फंक्शन, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस भी जिसको बोलते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है प्रिमिटिव स्पर्म सेल से, और एंडोक्राइन फंक्शन होता है जिसमें होता है सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो टेस्टिस 2 फंक्शन परफॉर्म करता है, हार्मोन सिक्रेशन और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ का प्रिमिटिव स्पर्मेटोजेनिक सेल से फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, और ये कितना समय लगाता है, 74 दिन लगाता है स्पर्म के बनने में किसी भी प्रिमिटिव जर्म सेल से। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट होता है सर्टोली सेल के साथ। यही सर्टोली सेल उस साइटोप्लाज्मिक अटैचमेंट के थ्रू जितने भी ज़रूरत के सामान होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, ये वहाँ तक पहुँचाते हैं। अब इसमें स्टेजेस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, प्रोलिफरेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, प्रोलिफरेट करेगा, फिर ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, देन ट्रांसफॉर्म होकर के क्या बनेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटोजोआ भी जिसको बोलते हैं। फिर आता है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन कौन सा हार्मोन्स इन्वॉल्व होता है। तो प्लोरिफ्लेट कौन करता है, फॉलिकल FSH करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और GH ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरॉन और GH इन्वॉल्व होता है, मैचुरेशन के लिए टेस्टोस्टेरॉन और GH, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेस्टोस्टेरोजन और एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, इसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सा होता है, पेयर ऑफ ओवरीज होता है जो कि एग प्रोड्यूस करते हैं जिसको कि ओवा भी बोलते हैं, और ये फीमेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, सिक्रेट करता है। एसेसरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, हमारा जो जेनिटल डक्ट होता है जिसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स और वजाइना होता है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है।
उसके बाद आते हैं oogenesis। oogenesis होता क्या है, जैसे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, फीमेल में oogenesis होता है। ये ओवेरियन कॉर्टेक्स में होता है। इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है या फॉर्मेशन ऑफ एग होता है। इसमें क्या होता है, जो मैच्योर ओवम होता है वो डेवलप होता है। बर्थ के पहले क्या होता है कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, प्राइमोर्डियल oocyte जिसको बोलते हैं, वो ओवरीज में होता है और स्पॉन्टेनियसली ये डिजेनरेट करते हैं। बर्थ के समय 1 मिलियन प्राइमोर्डियल oocytes बचे होते हैं और पुबर्टी के एज आते आते तक 10 से 11 जो पुबर्टी का एज होता है, सिर्फ 4 लाख ही हमारे प्राइमोर्डियल oocytes ओवरी में बचते हैं। अब क्या होता है, पुबर्टी से मेनोपॉज तक बहुत सारे इसमें से जो प्राइमोर्डियल oocytes हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डीएनए रेप्लिकेशन के अंतर्गत जाते हैं और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत जाता है और सफल करता है अपने जीन का, और वहीं पे मियोसिस 1 ऑकर होता है ताकि वो उन सेल को डिवाइड करके सेकेंडरी oocytes में बदल सके। फिर वहाँ फर्स्ट पोलर बॉडी आता है और वो कंटिन्यू क्या करता है, 46 यूनिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये डीजेनरेट हो जाता है ओवुलेशन के थ्रू। oogenesis क्या होता है, ओवेरियन डिस्चार्ज जब होता है तो हमारा ओवेरियन डिस्चार्ज के थ्रू एक मैच्योर सेकेंडरी oocytes जो कि यूट्राइन में होता है वो ओवुलेशन के थ्रू डिस्कार्ड हो जाता है। मियोसिस 2 हमारा रीएक्टिवेट होता है कब, जब सेकेंडरी oocytes हमारे फर्टिलाइज हो गए स्पर्म से। अब अगर ओवुलेशन हो रहा है और ओवुलेशन के टाइम स्पर्म गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, तब मियोसिस 2 रीएक्टिवेट होता है। अगर ओवुलेशन के बाद हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, जो मैच्योर सेकेंडरी, वो डिस्कार्ड हो गया, तो फिर हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो वापस से वो साइकिल चलता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है कि जो हमारा डिवीज़न होगा क्रोमोसोम्स का, वो इंस्टेंटेंटली डिवीज़न होगा, 23 बनेगा। हमारे कहाँ बनेगा, ये सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर, और जो बाकी 23 है वो वहीं पे पड़ा रहेगा ताकि जो स्पर्म आया है वो स्पर्म के साथ 23 क्रोमोसोम X और Y मिल करके फर्टिलाइजेशन करे। उसके बाद यही हमारा प्रोसेस ऑफ oogenesis, स्टेजेस ऑफ oogenesis, जिसमें जो जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फिर आते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसा साइक्लिक इवेंट है जिसमें रिदमिक फैशन के तौर पे जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है वुमेन लाइफ का वो इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, 12 से 15 साल पे, और ये पुबर्टी को मार्क करता है। अब जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का कमेंसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्की बोलते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, यानी कि 40 से 45 से 50 एज पे जो मेनोपॉज आता है, उसी परमानेंट सेसेशन को क्या हम बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के परमानेंट सेसेशन को मेनोपॉज बोलते हैं। ये कब होता है, 40 से 50 ईयर पे होता है। इसमें ड्यूरेशन कितना होता है, ड्यूरेशन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का 28 डेज एवरेज का होता है, लेकिन ये जो पर्सन टू पर्सन, यानी कि हर वुमेन का फिजियोलॉजिकल कंडीशन अलग होता है, तो ये वेरी कर सकता है 20 to 40 डेज से। इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं, इसमें कई सारे चेंजेस देखते हैं हम। हमारा ओवेरियन चेंजेस देखते हैं, हमारे एसेसरी सेक्स ऑर्गन में चेंजेस देखते हैं, और भी कई सारे। और इन चेंजेस को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक ओवेरियन चेंज, यूटेराइन चेंज, और भी बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। ओवरऑल यही था हमारा सारा फिजियोलॉजी का टॉपिक जो हमें एग्ज़ाम में देखना है। होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। थैंक यू।